तोड़े और उसे उठा ले गए। इसके बाद भीड़ ने मेरे पति और घर में मौजूद दूसरे लोगों को मारना शुरू कर दिया। 9 लोगों को वहां पे, वो लड़की का बाप, उसका चाचा, ताया, मामा, फुफा और उसका भाई, 9 लोगों को वहां पे मार दिया और वो लड़की को उठा के ले गए। और 3 दिन के बाद वो लड़की घर पे वापस आई और जो दुर्दशा उसकी की हुई थी, समझो कि पागल जैसी हो गई थी। अक्सर ये सफाई दी जाती रही है कि 1984 में जो हुआ वो इंदिरा गांधी की हत्या की प्रतिक्रिया थी, लोगों का गुस्सा था। लेकिन पद्मी कौर की बेटी के साथ जो हुआ या त्रिलोकपुरी की विधवाओं के साथ जो हुआ, वो ऐसे कुछ लोगों का गुस्सा था जो अपनी नेता की हत्या से दुखी थे या दंगाइयों की दरिंदगी थी? एक बात बड़ी क्लियर है कि दिल्ली के शहरियों ने सिखों को बचाया। इवन नेबर हेल्प सिख्स हर जगह। पर ये जो गुंडा लोग थे जिनके हाथ में सब कुछ था, वो कौन दे रहा? कैरोसिन कौन ला रहा था? घर जलाने का मटेरियल कौन दे रहा था? तो ये वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम में लोगों को लाया गया और वो मल्लों में उतारे गए, कई गाड़ियों में आए, कई ट्रकों में आए और इवन पुलिस हेल्प देम। 1 तारीख को भीड़ आई, पता नहीं कहां से इतनी भीड़ आई। उन्होंने आके पहले गुरुद्वारे को हमारे को जला दिया। गुरु ग्रंथ साहब की पावन भीड़ जो हम जिसकी पूजा करते हैं उसकी बेदबी की और गुरुद्वारा जला दिया। मंगोलपुरी में शायद कोई ऐसा गुरुद्वारा नहीं बचा था जिस पर हमला न हुआ हो, जिसे जलाया न गया हो। अचानक कहीं से भीड़ आती थी, गुरुद्वारे में लूटपाट करती थी और आग लगा देती थी। सवाल यह भी था कि यह भीड़ आखिर आ कहां से रही है? ऐसा कैसे हो रहा था कि पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न पर सिखों पर हमला हो रहा था? एक जलता हुआ टायर, मिट्टी का तेल, सफेद पाउडर, कुछ 100 लोगों की भीड़, आखिर यह सब आ कहां से रहा था? उसमें बकायदा, मैं जो कह रहा हूं, रोहतक से ट्रेन लगाई गई, कातिलों को जेल से छोड़ के भिजवाया गया, हरियाणा रोडवेज की बसें लगाई गई, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस लगाई गई, ड्राइवरों की ड्यूटियां बांटी गई और जो तेल के डिपो वाले मालिक थे जिनको ठेके दे रखे, तेल का डिपो उस समय मिट्टी का तेल होता था, उनसे कहा गया कि आपको मिट्टी का तेल प्रोवाइड कराना है। पुलिस को कहा गया कि आपको जहां अगर कोई विरोध हो वहां जाना है, अदरवाइज आपको एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। पत्रकार जर्नैल सिंह जिस ट्रेन का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में नानावटी कमीशन में दिए गए हलफनामों में भी बताया गया है। उस वक्त नांगलोई की जेजे कॉलोनी में रहने वाली बिशन कौर ने अपने हलफनामे में लिखा है, हमले की घटनाओं के बाद गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब ने लाउडस्पीकर पर सिखों को गुरुद्वारे में इकट्ठे होने के लिए कहा। इसके बाद लगभग सभी सिख गुरुद्वारे में इकट्ठे हो गए। भीड़ ने उस गुरुद्वारे पर हमला कर दिया, लेकिन सिखों ने भीड़ को गुरुद्वारे में घुसने नहीं दिया। उसी दिन करीब 12 बजे रोहतक की तरफ से एक ट्रेन आई जिसमें से सैकड़ों लोग उतरे। उनके हाथ में लोहे की रॉड थी और साथ में एक सफेद केमिकल। इन लोगों ने सिखों के घरों पर वो सफेद केमिकल फेंक कर आग लगाना शुरू कर दिया। इस तरह बिशन कौर के पति समेत नांगलोई में कुल 122 सिख मारे गए। 1984 के उन 3 दिनों में दिल्ली में जो हुआ उससे पुलिस की भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल उठे। जितनी भी वारदातें हुई, चाहे वो टैक्सी और ट्रक जलाने की घटनाएं हों या फिर घरों और गुरुद्वारों को जलाने के मामले, पुलिस हर जगह मौजूद थी, लेकिन सिर्फ मूक दर्शक की तरह। बल्कि ज्यादातर मामलों में तो पुलिस पर दंगाइयों के साथ शामिल होने के आरोप लगे। पुलिस यहीं आपके निकट आश्रम में यह भड़का रही थी कि सिखों ने हिंदुओं की ट्रेन काट के पंजाब से भेजी है, उन्होंने जहर मिला दिया है पानी में। इस तरह की अफवाहें फैलाने का काम पुलिस कर रही थी। तो एक तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा था ताकि सिखों का जेनोसाइड किया जा सके। निर्प्रीत कौर तब 16 साल की थी। दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई करने वाली निर्प्रीत 1984 में पालम के राजनगर में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। लेकिन 2 नवंबर 1984 को जो हुआ उससे निर्प्रीत का भरोसा ऐसा टूटा कि वो उग्रवादियों के साथ जुड़ने को मजबूर हो गई।
निर्प्रीत के गुस्से की वजह भी दंगाइयों से ज्यादा वो पुलिस है जिसने उनके पिता के साथ धोखा किया। पुलिस के कहने पे मेरे फादर साहब गए कॉम्प्रोमाइज के लिए और पुलिस ने इंस्पेक्टर कौशिक नाम का बंदा जिसने माचिस दी, जिससे मेरे फादर साहब को जिंदा जलाया। जब मैं वापस आई हूं, जब मेरे फादर साहब जल गए, मैं दौड़ के घर की तरफ आई हूं और मैंने देखा कि मेरी मदर बेहोश पड़ी है और हमारे घर में पुलिस खड़ी है और हमारे घर को आग लगी हुई है। ये पुलिस का रोल है। निर्प्रीत जिस राजनगर में रहती थी वहां सिखों के 250 से 300 परिवार थे। जब सिखों पर हमले शुरू हुए तो इनमें से ज्यादातर लोग निर्प्रीत के घर पर इकट्ठा हो गए। ये लोग डटकर दंगाइयों का मुकाबला करने लगे। इसी वजह से भीड़ ने पुलिस की मदद से निर्प्रीत के पिता निर्मल सिंह को निशाना बनाया। मैंने अपनी आंखों के सामने अपने फादर साहब को जिंदा जलते हुए देखा। 3 बार मेरे फादर साहब ने बचने की कोशिश किया, नाले में गिरे हैं और उन्होंने उठा के उनको फिर बाद में लाठियां मारी हैं, रॉड सरियों से मार के। 4 घंटे मेरे फादर साहब ने, हमने 4 घंटे अपनी हिफाजत किया। 4 घंटे बाद ये धोखे से ले जाके इन्होंने आगे मेरे फादर को मॉब के आगे बलवान खोकर, जो सज्जन कुमार का भांजा, उसने दिया। निर्प्रीत कौर ने पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। सज्जन कुमार समेत 6 लोगों पर दिल्ली कैंट में 5 सिखों की हत्या का मामला दर्ज हुआ, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बाकी 5 को दोषी मानते हुए सज्जन कुमार को इसमें बरी कर दिया। राजनगर, सागरपुर, महावीर एन्क्लेव और द्वारकापुरी, दिल्ली कैंट के ये वो इलाके थे जहां सिख विरोधी हिंसा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। लोग जब पुलिस में, थाने में अपनी शिकायत दर्ज करने आते, मदद मांगने आते, तो उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की गई। आहूजा कमेटी के मुताबिक दिल्ली कैंट में 341 सिखों की हत्या हुई और एफआईआर दर्ज हुई सिर्फ 5। 3-4 दिन तो अबाध रूप से ये दंगे चलते रहे, सिखों की हत्याएं होती रही, सेना नहीं बुलाई गई, पुलिस को बिल्कुल निशस्त्र कर दिया गया। पुलिस तो दंगाइयों के एक तरीके से साथ जुड़ गई और पुलिस बार बार निकलती थी, सिखों के घर जलाए जा रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी और पुलिस का रोल ये था कि पुलिस उन दंगाइयों से कहती थी जो करना है जल्दी कर लो क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। क्या पुलिस हिंसा के शिकार लोगों की मदद इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उस पर ऊपर से दबाव था? सब्जी मंडी पुलिस थाने की कहानी तो यही कहती है। 31 अक्टूबर 1984 को इस थाने के एसएचओ थे गुरमेल सिंह, वो सिख थे। इतना ही नहीं, सब्जी मंडी सब डिवीजन के एसीपी केवल सिंह, वो भी सिख थे। ये दिल्ली का पहला थाना था जब 31 अक्टूबर को हिंसा की घटनाएं शुरू ही हुई थी। ये पहला थाना था जहां पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ ही घंटों बाद दोनों पुलिस वालों को यहां से हटा दिया गया। 1990 में कुसुमलता मित्तल की जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उन दोनों को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो स्थिति पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद 1 नवंबर 1984 से यहां भी वही सब कुछ हुआ जो दिल्ली में बाकी जगह हो रहा था। हम 13 परिवार थे, गली एक थी, एक तरफ से बंद थी, ऊपर से हजूम आया, हम भाग के नीचे आए, ऊपर से पथराव हुआ और साथ में आग डाल के उन्होंने आग लगा दी। ठीक है ना, मैं छत पे था, मैं परली तरफ कूद गया। बाकी जो मेरे भाई और मेरे फादर या और रिश्तेदार थे, 13 फैमिलियां थी, 13 की 13 वहीं के वहीं उन्होंने दबोच के मार डाली। उन 3 दिनों में सिखों के परिवार खत्म किए जा रहे थे और उन हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा था जो सिख परिवारों की मदद कर रहे थे। एक भी जगह दिल्ली में ऐसी नहीं थी जहां पे कोई सिख अपने आप को सेफ समझे। एक भी जगह दिल्ली में कोई भी छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, ये हालत थी। मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूं। मैं साउथ एक्सटेंशन में था, मेरे घर के ऊपर अटैक हुआ और जब हमने वहां से शिफ्ट करना था, वहां पे बाई चांस फॉर्चुनेटली लैंडलॉर्ड ने हमें शेल्टर दी और वहां पे आर्मी पहुंच गई। ये 2 नवंबर शाम की बात है। और जब हम वहां से निकल के वो लैंडलॉर्ड का जो लड़का था वो हमें एम्स के कैंपस में ले गया। उसकी बहन वहां पे डॉक्टर थी, तो वहां पे उन्होंने हमें कहा आप यहां पे भी सेफ नहीं हो, आप यहां से निकल जाओ। मेरा एक दोस्त था कैप्टन गैरे, इंडियन एयरलाइन में, उनको मैंने फोन किया,
वो आए, आके मुझे वहां से निकाल के लेके गए, साकेत अपने घर पे लेके गए। साकेत में उन्होंने अपने घर पे जाके मुझे 2 दिन के लिए छिपा के रखा, नौकरों को भी पता तक नहीं होने दिया कि हमारे घर में कोई सरदार है। ये दिल्ली का हालत थी। एक भी जगह कोई ऐसी नहीं मिल रही थी यहां पे कोई सेफ हो। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में भी सिर्फ आग और धुएं का गुबार दिख रहा था। अपनी तस्वीरों के जरिए 1984 का सच सामने लाने वाले फोटोग्राफर अशोक वाही कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ देखा वो मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मुझे एकदम से खबर मिली कि सारा क्राउड प्लेस जो है जल रहा है। ये देखिए, ये सब ऑफिस और दुकानें जो हैं सरदार लोगों की हैं। ये बाबा खड़क सिंह मार्ग पे एक सरदार जी स्कूटर चला रहे थे, उसको इसके अंदर जिंदा जला दिया गया। इतने में मेरे को खबर मिली कि नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन आई है, उसके अंदर लाशें हैं। मैं एकदम से नई दिल्ली स्टेशन गया, गाड़ी खड़ी है और एक ट्रॉली के ऊपर 3-4 सरदारों की लाशें पड़ी हुई हैं और वो ट्रॉली को खींच के उनको लेके जा रहे हैं। उन 3 दिनों में अगर गरीब सिख बस्तियों को पूरी तरह तबाह किया गया तो तथाकथित वीआईपी इलाके भी बहुत सुरक्षित नहीं थे। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी आंखों से खान मार्केट में दंगाइयों को पुलिस की मौजूदगी में आगजनी और लूटपाट करते देखा। इसके बाद उन्होंने अगली 2 रातें स्वीडिश एम्बेसी में रहकर गुजारी। खास हो या आम, 84 के उन 3 दिनों में शायद ही ऐसा कोई सिख परिवार था जो उस हिंसा का शिकार न हुआ हो। ग्रुप कैप्टन मनमोहन वीर सिंह तलवार एयरफोर्स में थे। 1971 में पाकिस्तान की जंग में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया देश ने। लेकिन शर्म की बात यह कि दंगाइयों ने ऐसे वीर को भी निशाना बनाने की कोशिश की क्योंकि वो सिख थे। 1984 में ग्रुप कैप्टन मनमोहन वीर सिंह तलवार अपने परिवार के साथ पटेल नगर के इसी मकान में रहते थे। उनके घर के ऊपर अटैक हुआ। जब उनके घर के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने पुलिस को फोन किए, कोई पुलिस नहीं आई, कोई नहीं आई। जब उनके घर को आग लगा दी तो उन्होंने अपने घर में से फायरिंग शुरू की, मॉब को अपने घर से दूर हटाने के लिए, अपने फैमिली को बचाने के लिए। मगर वहां पे जब पुलिस शाम को पहुंची, वहां पे पुलिस कमिश्नर पहुंचा, वहां पे आर्मी पहुंची। इन्होंने मोहनवीर सिंह तलवार की गन सीज करके उसको उसके घर से अरेस्ट किया। मॉब में से एक आदमी को नहीं पकड़ा। मॉब वहां पे खड़ा है। नानावती कमिश्नर में जब वो एसएचओ पटेल नगर का आया तो मैंने उससे पूछा कि आपने मॉब में से किसी को अरेस्ट क्यों नहीं किया? कहता वी वर आउट नंबर, मॉब बहुत ज्यादा था, हम कम थे। चौरासी के वो 3 दिन दिल्ली के ज्यादातर सिख परिवारों पर कहर बनकर टूटे। हिंसक भीड़ उन्हें मारने पर आमादा थी और पुलिस उस भीड़ की मदद कर रही थी। लेकिन 3 नवंबर को इंदिरा गांधी के अंतिम संस्कार के साथ ही ये हिंसा थम गई। आर्मी जाके इफेक्टिव की गई 3 नवंबर को और 3 नवंबर को एकदम ये वायलेंस खत्म हुई। 1 नवंबर को शुरू हुई थी जैसे किसी ने स्विच ऑन किया हो। 3 नवंबर को दोपहर के बाद एकदम वायलेंस खत्म जैसे किसी ने स्विच को बंद कर दिया हो। तब इन्होंने जाके आर्मी को इफेक्टिव किया, तब पुलिस इफेक्टिव हुई उसको करने के लिए। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि 72 घंटे इन्होंने दिए थे ये मॉबस्टर्स को, मॉब को, सिखों को सबक सिखाने के लिए, और जब वो 3 नवंबर को पूरे हुए तो वो बंद कर दिया गया। सिख विरोधी हिंसा में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए कपूर मित्तल कमेटी बनाई गई। 1990 में इस कमेटी ने 6 आईपीएस अफसरों समेत 72 पुलिस वालों पर कार्रवाई की सिफारिश की। लेकिन इनमें से कुछ एक मामलों को छोड़कर ज्यादातर पुलिस वालों को प्रमोशन मिलता रहा और कुछ तो सम्मान के साथ रिटायर हो गए। पुलिस के रवैये की वजह से हजारों बेगुनाह मारे गए और गुनहगार बच गए। न दोषी पुलिस वाले पकड़े गए, न उन नेताओं को सजा मिली जिनके इशारे पर सब हुआ।
न वो लोग जिन्होंने खुद हत्याओं को अंजाम दिया। 2733 सिखों की हत्या के मामले में अब तक सिर्फ 49 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई है। ज्यादातर केस सबूतों के अभाव में बंद कर दिए गए। इस सब की वजह है कि उन 3 दिनों में दिल्ली के 76 पुलिस थानों में से ज्यादातर में कोई एफआईआर ही नहीं दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज करनी भी पड़ी तो यह कर दिया कि भीड़ ने 2 लाइन की एफआईआर मैं दिखा सकता हूं कि भीड़ ने 300 लोगों का यहां कत्ल किया, एफआईआर खत्म। कौन लीड कर रहा था, किसने मारा, कौन मारने वाले थे, कौन नेता उसमें शामिल थे, कोई तफ्तीश ही नहीं है। क्या इस 2 लाइन की एफआईआर के ऊपर कभी भी केस कहीं प्रूव हो सकता है? उन 3 दिनों में जो हुआ उसने राजीव गांधी सरकार को शुरू में ही कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन हिंसा थमने के कुछ दिन बाद ही राजीव गांधी ने दिल्ली के बोट क्लब में जो बयान दिया वो और ज्यादा चौंकाने वाला था। जब कोई बड़ा और भारी भरकम पेड़ गिरता है तो आसपास की धरती हिलती तो है ही। यानी ये कहकर सिखों के विरुद्ध जो लोगों का आक्रोश जागृत हुआ था उसको जैसे उन्होंने न्याय संगत ठहरा दिया। एक बड़े पेड़ के गिरने से जैसे हजारों लोग उसमें मारे गए। स्थान पर सिखों की हत्याएं हुई और बड़ी बुरी तरह से, बड़ी क्रूरतम ढंग से उनकी हत्याएं की गई। 3 कमीशन और 7 कमेटियों ने 1984 की सिख विरोधी हिंसा की जांच की। सब ने माना कि जो हुआ बहुत गलत हुआ। इसी साल सिख विरोधी हिंसा की जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा भी की गई। लेकिन इतने सब के बावजूद हिंसा के शिकार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं।